तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऐसा नायाब नमूना देखने को मिलेगा जो शायद आज के टाइम में कहीं ना कहीं मिसिंग है। जिस हिसाब से पुलिस वालों ने इस मामले को सुलझाया, साथ ही जब कातिल सामने निकल के आया उसने अपना इकबाल जुर्म किया। इकबाल जुर्म करने के बाद उसने फिर जो वजह बताई वो वजह भी इतनी हैरान करने वाली, इतनी चौंकाने वाली है। साथ ही जो वजह थी वो वजह पुलिस वालों के लिए भी एक गले का फांस बन गई कि पता नहीं ये सही बात है, अगर यही वजह है तो फिर दिक्कत, नहीं है तो फिर और दिक्कत। तो बड़ी अजीब सी आज की कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। बदायूं में एक गाँव, पिपरौला गाँव, और इसी गाँव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था गौतम। गौतम पेशे से सेल्समैन था। ईश्वर की कृपा से काम धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था, बढ़िया सेल्समैन था, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे थे। तो शुरुआत इसने साइकिल से की, उसके बाद बाइक से की, उसके बाद फिर वक्त का खेल हुआ, किस्मत मेहरबान हुई, एक कार भी इसने ले ली, इको स्पोर्ट। अब सुबह सुबह अपने इको स्पोर्ट से ये निकल जाता, निकलने के बाद दिन भर अपने काम को करता, रात के 8 बजे 9 बजे ये लौट के आता, खाना खाता, फिर सो जाता, अगले दिन फिर उठता, फिर जाता। सेम यही रूटीन शायद कई सालों से इसका चल रहा था। सुबह जाना, दिन भर काम करना, शाम को लौट के आना। बहरहाल परिवार वाले भी खुश थे क्योंकि पैसा आ रहा था। जो गौतम था कहीं बढ़िया जगह काम कर रहा था, किसी गलत रास्ते पे नहीं था। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इसी बीच 4 दिसंबर को गाँव में एक शादी पड़ जाती है। अब गांव में शादी पड़ी तो शादी पड़ने के बाद चूँकि गांव का जो कल्चर है आज भी कि अगर किसी के घर शादी पड़ी है, खासकर जो सत्य है कि अगर अपनी बिरादरी में हो तो सारे लोग फिर सोचते हैं कि दिन भर का जो काम है जल्दी से निपटा लें, अगले के दरवाजे पे पहुँचे थोड़ा सा वक्त दें, देखें व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था कैसी है, बावर्ची कैसे काम कर रहे हैं, बाकी टेंट हाउस वाले कैसे काम कर रहे हैं, लाइटिंग कैसी है। गाँव का ये कल्चर है तो सारे लोग फिर सोचते हैं कि जल्दी से जल्द अपने काम को निपटाएं, शाम को ही पहुंच जाएं। और ऐसे ही 4 दिसंबर को जब शादी थी गांव में, तो जो गौतम है उसके परिवार वाले इसको बोलते हैं कि जल्दी आ जाना, क्योंकि आज गांव में शादी है और तुम्हें जो एक न्योता दिया जाता है जाने के बाद शगुन, वो भी तुमको देना है, तो जल्दी आना, उसके बाद चले जाना। गौतम भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद घर वाले चले जाते हैं उस शादी में शामिल होने, क्योंकि जो महिलाएं थी उनका सुबह से ही जाना था कि जाएं देखें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लड़की की शादी थी तो लड़की की तैयारी कैसी हो रही, माड़ो कैसा बना है। अब गांव की और घर की सारी महिलाएं उस घर पे चली गई। धीरे धीरे दिन ढला, शाम हो गई। शाम होते ही तो पूरा जो जिस घर शादी थी बढ़िया दूधिया और पीली रोशनी में एक तरह से डूब गया वो घर। गाँव की सारी महिलाएँ भी सज धज के पहुँच गई, गाँव के सारे लोग भी लगभग वहीं जा रहे हैं। इधर देखते देखते 8-9 बज गए, बारात भी आने को हो गई, लेकिन अभी तक गौतम नहीं आया। अब गौतम के परिवार वाले उसी शादी में बिजी हैं, ध्यान भी नहीं रहा कि गौतम आया है नहीं आया। लेकिन जब 9-10 बज गए और इधर गौतम नहीं आया तो फिर परिवार वालों को टेंशन हुई कि अब तक नहीं आया, कहाँ फंस गया, आज शादी का दिन था, आज आ जाना चाहिए था। इधर गौतम आया नहीं तो फिर कुछ देर तक तो इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर फ़ोन करना शुरू करते हैं। फ़ोन करते हैं तो गौतम का फ़ोन स्विच ऑफ। अब रात के 10-11 बज गए, इधर फ़ोन स्विच ऑफ। परिवार वाले थोड़ा सा परेशान होते हैं, गांव वालों से भी पूछते हैं, खासकर जितने लोग उधर से आ जा रहे थे, उस शादी के माहौल में शामिल हो रहे थे, सबसे पूछते हैं कि क्या गौतम को देखा या नहीं देखा, गौतम किसी को मिला था या नहीं मिला था। अब सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो गौतम को नहीं देखा। अब जब गौतम नहीं मिला तो परिवार वाले परेशान होते हैं। परेशान होने के साथ साथ रात भर इधर उधर फ़ोन करते हैं, इधर उधर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सुबह तक गौतम का कुछ पता नहीं चला, फिर सुबह सुबह गौतम के जो परिवार वाले थे वो थाने पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब जब कंप्लेन दर्ज हुई तो फिर पुलिस वाले भी खोजबीन शुरू करते हैं, गौतम का बैकग्राउंड खंगालते हैं, उसकी डिटेल निकालते हैं, फ़ोन नंबर ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि गाँव तक तो ये फ़ोन आया था, उसके बाद नंबर स्विच ऑफ। अब पुलिस वाले जाँच पड़ताल अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने तरीके से खोजबीन कर रहे हैं। इधर गांव वालों में भी अगले दिन हड़कंप मच गई कि गौतम गायब हो गया। गांव वाले भी खोजबीन कर रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया, 4 तारीख से 5 तारीख हो गई, गौतम का कुछ पता नहीं।
इधर जब पूरा एक दिन गुजर गया, गौतम का कुछ पता नहीं चला, तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि गौतम कहाँ चला गया। अब तक तो मिल जाना चाहिए था, आसपास के किसी इलाके में होता, जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत हाल में पता चलना चाहिए था। मामला बढ़ते बढ़ते पूरी उझानी कोतवाली, जो वहाँ की कोतवाली थी, वहाँ तक पूरा एक तरह से शामिल हो जाता है मामला। सारे पुलिस, सारा प्रशासन गौतम को खोज रहा। गौतम का कुछ पता नहीं चल रहा। गौतम भी गायब है, उसकी कार भी गायब है। अब जब कार गायब है तो पुलिस वालों को लगा कि चलो गायब है तो किसी कैमरे में तो कैद हुई होगी। इतने टोल नाके हैं, इतनी मोड़ हैं, इतनी रोडें हैं, हर जगह कैमरे हैं। अब कैमरों को खंगाला जाने लगा तो वहाँ से भी कुछ ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। कहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, कुछ पता ही नहीं चला। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते, अपने तरीके से खोजबीन करते रहते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और इसी बीच 9 तारीख को, यानी 4 तारीख को ये शख्स गायब हुआ था, 5 तारीख से खोजबीन शुरू हो गई पुलिस के द्वारा। 9 तारीख को जो पुलिस वाले हैं उनको एक इनपुट मिलता है, और ये जो इनपुट था इस जगह से काफ़ी दूर से मिला, बरेली से। बरेली से ये इनपुट मिला, और इनपुट था कि यहाँ पे जो गाड़ी आपने बताई थी कि इस गाड़ी में एक शख्स गायब है, उस गाड़ी को देखा गया है। गाड़ी एक नदी के पास थी। ये बरेली में फतेहगंज थाना है, यहाँ से फ़ोन आया था। अब पुलिस वाले यहाँ भाग के पहुँचे इस उम्मीद में कि अगर गाड़ी है तो शख्स भी यहीं कहीं होगा। अब पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद ये उम्मीद थी कि गाड़ी है तो आसपास खोज लेंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचे तो पुलिस वाले भी अब सकते में आ गए। क्योंकि जो गाड़ी मिली थी वो गाड़ी ऐसा नहीं था कि किसी रोड पे या किसी घर के सामने मिली। ये जो गाड़ी मिली थी एक नदी में मिली थी। अब एक शख्स जिसके गांव में शादी है, वो बाकायदा शादी के लिए यहाँ आ रहा था, वो कैसे बरेली पहुँच गया, और बरेली में पहुँचने के बाद इस गाड़ी में पहुँच गया। गाड़ी का ना कहीं कोई एक्सीडेंट है, ना कहीं कोई ब्रेक फेल है, गाड़ी में ना कोई बॉडी मिली, तो फिर आखिर माजरा क्या है। बहरहाल पुलिस वाले गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं, गाड़ी को फॉरेंसिक टीम के हवाले करते हैं। अब फॉरेंसिक टीम अपने हिसाब से गाड़ी में जांच पड़ताल कर ही रही थी कि इसी दौरान 10 तारीख की सुबह एक दूसरी जगह से फ़ोन आता है, और ये इसी कोतवाली की बगल की कोतवाली थी। वहाँ से फ़ोन आता है कि जिस शख्स का आपने डिस्क्रिप्शन बताया था, कुछ वैसे ही कपड़ों में एक डेड बॉडी मिली है, और बॉडी लगभग सड़ चुकी है, बदबू भी आ रही, पूरी काली हो गई, लेकिन कपड़ों से पहचान पॉसिबल है, और जो कपड़े आपने बताए थे उसी हिसाब से है। अब जैसे ही उझानी कोतवाली में ये फ़ोन आया तो यहाँ की पुलिस परिवार वालों को लेकर वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद बॉडी को चेक किया गया, परिवार वालों ने शिनाख्त कर ली। पता चला कि ये जो बॉडी है ये गौतम की ही है। अब बॉडी मिली घर से या फिर उस थाने से महज 20-25 किलोमीटर दूर। इधर जो कार है वो बरेली में मिली। पुलिस वाले अजीब कश्मोकश में कि ये क्या मामला है, अगर शख्स यहाँ है तो गाड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई, और गाड़ी वहाँ है तो लाश यहाँ क्या कर रही। बहरहाल चूँकि अब तक मामला गुमशुदगी का था, लेकिन अब डेड बॉडी मिल गई तो फिर मामला कत्ल का हो गया। अब 302 में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस वाले जांच पड़ताल अब इस हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या आपको किसी पे डाउट है। अब जब ये पूछा गया तो परिवार वाले सीधा सीधा मना कर देते हैं कि हमको तो किसी पे डाउट नहीं। ये भी पूछा गया कि किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, कोई पैसे का विवाद, कोई ज़मीनी लेन देन, यानी एक मर्डर की लगभग जितनी वजह हो सकती हैं, पुलिस वाले सारी वजहों को परिवार वालों से पूछते हैं। परिवार वाले सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कहीं से भी कोई ऐसा सुराग या फिर कोई भी छोटी सी ऐसा हिंट नहीं मिला जिससे मामला सुलझ सके। इधर डेड बॉडी मिली तो परिवार वाले फिर पुलिस वालों पे प्रेशर भी बनाते रहे। पुलिस वाले अब अजब दिक्कत में। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा कि डेड बॉडी यहाँ है तो गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची। अच्छा, गाड़ी वहाँ पे पहुँची तो किसी कैमरे में, किसी टोल नाके पे कैद होना चाहिए। किसी भी टोल नाके पे कहीं भी कोई कैद नहीं, कोई फोटो नहीं आई, तो ये गाड़ी कैसे उड़ के पहुँच गई। बहरहाल पुलिस वाले अभी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर वक्त धीरे धीरे गुजर रहा। दिसंबर से धीरे धीरे जनवरी आ गया। जनवरी तक तो पुलिस वालों ने कॉल डिटेल से लेकर सारी चीज़ें खंगाल ली। कभी उसकी कॉल डिटेल को चेक करते, कभी उसकी लास्ट लोकेशन को चेक करते। कॉल डिटेल चेक किए तो उसमें कोई नंबर नहीं। लास्ट लोकेशन चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गया था, क्या क्या हुआ था, तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं। गांव तक, गांव का जो मोड़ है पिपरौली गांव का, वहाँ तक एकदम मामला क्लियर। जो मरने वाला गौतम था वहाँ तक अपनी कार से आता है, ये बात उसमें दिखाई जाती है लास्ट लोकेशन में। वहीं से फिर लास्ट लोकेशन बंद हो जाती है। अब क्या करें, पुलिस वाले हर तरीके से कोशिश करते रहते हैं।
वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 5 महीने बीत गए। पुलिस वालों के हाथ पूरी तरह खाली हैं। पुलिस वाले हर जगह की खाक छान रहे, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो लग रहा हर उस चीज़ को आजमा रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर जैसे कहावत है कि ऊँट खो जाए तो आदमी मटके में भी खोजता है, तो पुलिस वाले इस तरीके से भी जांच पड़ताल करते हैं, यानी हर संभव कोशिश करके हार जाते हैं। पुलिस वालों के हाथ कुछ लगता नहीं। कातिल जो था पुलिस के चंगुल से दूर था, वजह जो थी वो काल के गर्भ में थी, कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा। पुलिस वाले, मीडिया वाले प्रेशर बनाते रहते हैं, गांव वाले भी बीच बीच में थाने चले जाते हैं कि देखें क्या हुआ। बहरहाल पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इधर जब 5 महीने बीते गए, 5 महीने गुजर जाने के बाद पुलिस वाले भी अब कहीं ना कहीं इस मामले को थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं। इधर कुछ ऐसे भी अफसर आते हैं जो इस मामले को बड़ी गंभीरता से भी लेते हैं, और कुछ ऐसे ही अफसर जब आते हैं, आने के बाद मामले को जब समझते हैं, साथ ही देखते हैं कि मर्डर मिस्ट्री है, इतने दिनों से उलझी है, 5-6 महीने गुजर गए, कहीं कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर पुलिस वाले, खासकर जो अफसर थे, उन्होंने फिर दूसरा तरीका लगाया। सबसे पहले ये पता किया गया कि गांव में किससे इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अब जब ये पता किया गया तो यहाँ से कुछ शख्स का नाम निकला। फिर ये पता किया कि कौन ऐसा शख्स है जो जून के महीने में गायब था, अपने घर से कहीं चला गया था, आज भी गायब है या फिर आ गया लेकिन उस मर्डर के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद से गायब है। अब ये डिटेल जब निकाली गई तो उसमें भी 5-6 लोगों के नाम आए। अब 5-6 लोगों के जब नाम आए तो फिर ये चेक किया गया कि जहाँ पे इस शख्स की लास्ट लोकेशन थी, यानी जहाँ पे एक क्राइम सीन था, जहाँ पे माना गया कि यहाँ आखिरी बार इसका फ़ोन एक्टिव था, वहाँ कौन ऐसा शख्स है जो इस गांव का है या फिर आसपास का है और उसका फ़ोन वहाँ पे एक्टिव था। अब जब ये चीज़ें निकाली गई लगभग 6 महीने बाद कि गांव का कौन कौन गायब है, मर्डर के टाइम से उसका कुछ पता नहीं है, उसका नंबर क्या है, उसका लास्ट लोकेशन कहाँ कहाँ था, साथ ही इस क्राइम सीन पे कितने नंबर एक्टिव थे, तो ये तमाम चीज़ें जब निकाली गई तो लगभग 20 से 25 ऐसे नंबर आए जो सस्पिशियस थे। 5-6 ऐसे थे जो गांव से गायब थे, कहीं कमाने गए थे, किसी काम से गए थे। कुछ ऐसे थे जिनका नंबर क्राइम सीन के आसपास मिला। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल पे वहाँ पे वो 25-30 नंबर ऐसे मिले। अब इन सारी चीज़ों को पुलिस वाले जीरो इन करते रहे, फिल्टर आउट करते रहे, और अंत में जब टेक्निकल सर्विलांस से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर चीज़ का सहारा लेते हैं, न जाने कितने चीज़ों को संभालते हैं, न जाने कितनी चीज़ों को उपयोग में लाते हैं, तो अंत में एक नाम निकल के सामने आया और वो नाम था रंजीत नाथ। अब जैसे ही रंजीत नाथ का नाम निकल के सामने आया कि ये क्राइम सीन से थोड़ी दूर पे इसका नंबर निकला, साथ ही ये मौका वारदात के बाद या फिर जब से ये घटना हुई तब से कुछ दिनों तक ये गायब भी रहा, तो जब ये चीज़ें निकल के सामने आई तो पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो रंजीत जो है वो कुछ जानता है। पुलिस वालों की एक टीम जाती है, रंजीत को गिरफ्तार करती है। जैसे रंजीत को गिरफ्तार करती है तो एक और नाम निकल के सामने आता है, कालू का। कालू उर्फ निर्दोष, नाम भी कितना अजीब। कालू उर्फ निर्दोष और रंजीत दोनों गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद अब इनसे जब पूछताछ की गई कि जहाँ पे इसकी लास्ट लोकेशन वहीं पे तुम्हारी कैसे, उसके बाद तुम गायब कहाँ थे, पता चला कालू भी घर छोड़ के गायब हो गया था कुछ महीनों के लिए। तो कालू से भी पूछताछ, तो पुलिस वालों की कड़ी मशक्क़त, पुलिस वालों की कड़ी पूछताछ के बाद अंत में ये दोनों लोग टूटते हैं। टूटने के बाद अपना एक बार जुर्म करते हैं, साथ ही पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जो कालू था उसका एक भाई था जिसका नाम था देवेंद्र, और कालू 2-4 गांव छोड़ के, इसका गांव था हरपालपुर, ये वहाँ का रहने वाला। देवेंद्र था, देवेंद्र की बीवी थी, इधर कालू था घर में। इधर इसके गांव में अक्सर गौतम जो है वो फेरी लगाने या फिर एक तरह से सेल्समैन वाला काम करने जाता था। काम करने जाता तो हर घर पे बैठता, हर घर से बातचीत करता, महिलाओं को कन्विंस करता प्रोडक्ट लेने के लिए। और इसी दौरान जो गौतम है इसकी मुलाकात देवेंद्र की बीवी से हो जाती है। अब देवेंद्र की बीवी से जब मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में नंबर्स चेंज हुए, उसके बाद बातचीत होने लगी। अब बातचीत होने लगी तो कहीं ना कहीं फिर परिवार वालों को भी भनक लगी, कालू को भी भनक लगी, इधर देवेंद्र को भी भनक लगी। अब जब दोनों को भनक लगी तो फिर दोनों ने देखा कि एक सेल्समैन बाहरी आके घर की इज्जत को रौंद रहा, इसीलिए कालू और देवेंद्र ने गौतम को रोका और कहा कि आज के बाद तुम इस गांव में नहीं आओगे।
और गौतम थोड़ा दबंग किस्म का जब ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम्हारे बाप का गांव है, रोकना है तो अपनी बीवी को रोक लो। बहरहाल इस बात को लेके काफ़ी बहस हुई, काफ़ी झड़प हुई, दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई। अंत में गौतम नहीं मानता और जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, जो देवेंद्र है, जो कालू है, ये दोनों मिलके गौतम को समझाते हैं। तो इसी दौरान कुछ ही वक्त गुजरने के बाद, यानी समझाने के 20 से 25 दिन बाद, देवेंद्र की रामपुर में एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अब देवेंद्र की मौत हुई, घर वालों को फ़ोन आया कि रामपुर में देवेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। अब जैसे ये खबर कालू को लगी तो कालू को कहीं ना कहीं डाउट हो गया कि ऐसे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और चूंकि हमने जो गौतम है उसको धमकी दी थी, तो जहाँ तक संभव है ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, गौतम ने ही करवाया है। तो पहली वजह कि मेरी भाभी से इसका अवैध संबंध है, भाभी से मेरी ये बात करता है। भाभी से कभी कभार ऐसा होता कि जो देवेंद्र है वो भी गायब रहता था, कालू भी गायब रहता था। तो इस दौरान अक्सर ऐसा जब ये लौट के आते तो देखते कि घर के अंदर से गौतम निकल रहा। शुरुआत में इन्हें लगा कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट वगैरह की बात हो, लेकिन जब बात वगैरह की बात पता चली तो फिर दोनों को डाउट भी हो गया। बहरहाल इधर कालू इन दोनों ही बातों पे जल भुन जाता है। पहला कि मेरे भाई से इसका बैर था इसलिए इसने मेरे भाई का कत्ल करवा दिया, और दूसरा कि मेरी भाभी से इसका संबंध है। अब यहीं से ये जलता भुनता है, यहीं से बदला लेने की फिराक में जुटता है। पहले अपने दोस्त राका को शामिल करता है, साथ ही अब राका को शामिल करने के बाद एक दिक्कत और थी कि राका तो शामिल है लेकिन ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसको कैसे पता है। तो इसलिए अब ज़रूरी था कि जिस गांव का गौतम है उस गांव का कोई इसमें शामिल हो। तो फिर ऐसे कैसे, तो फिर तलाश हुई, और इसी तलाश के दौरान इस गौतम से एक शख्स जिसकी जलन थी, जो इससे रंजिश रखता था मनी मन, रंजीत नाथ, उससे मुलाकात होती है। उसको भी इस प्लान का हिस्सा बनाया जाता है, साथ ही कहा जाता है कि मदद करो, कुछ तुम्हारा भी काम होगा तो हम लोग करेंगे। ये भी तैयार। उसके बाद 4 तारीख को शाम से ही ये लोग उसी गांव के मोड़ के पास बैठ के घात लगा लेते हैं। चूँकि मामला दिसंबर महीने का था, 4 दिसंबर की वो तारीख थी, घना कोहरा शाम से ही। अब कोहरे की आड़ में ये लोग छुपे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 लाइटें दिखाई दें, चूँकि जो कार थी इसी के पास थी। अब 2 लाइटें दिखाई देती हैं, फ़ौरन इसे यकीन हो जाता है इन लोगों को कि आ चुका है। अब जैसे गौतम आता है तो रंजीत हाथ देता है कि रुको। अब गांव का ये शख्स था तो गौतम भी रुक गया। अब जैसे ही रुका तो कांच को खटखटाया, कहा नीचे करो। कांच को नीचे करता है, कहता है कि सिगरेट है। अब जैसे ही रंजीत को सिगरेट देने के लिए हाथ बढ़ाता है, फ़ौरन ये तीनों लोग उसका हाथ पकड़ के कनपट्टी पे पिस्टल लगा देते हैं। अब पिस्टल लगाते हैं, लगाने के बाद फिर जो गौतम एकदम डर जाता है कि 3 लोग कनपट्टी पे पिस्टल, पता नहीं किस इरादे से आए हैं। कहता है कि जो सामान चाहिए ले लो, जान बख्श दो, लेकिन इरादा तो कुछ और ही था। उसके बाद उसको गाड़ी में बैठाते हैं, यही लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं। वहीं से उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर देते हैं, सिम को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद फिर गाड़ी लेके थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देते हैं। गोली मारते हैं, मारने के बाद फिर बॉडी को लेके अब कार में घूम रहे हैं। उसके बाद एक जगह आती है जुनैरा गाँव, वहीं पे उस बॉडी को एक सरसों के खेत में फेंकते हैं। फेंकने के बाद जो राका था उससे कहते हैं कि तुम उतर जाओ और तुम खबर रखना कि क्या हो रहा। उसके बाद उस कार से कालू और रंजीत फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद अब चूंकि उन्हें पता था कि कार कहीं भी फंस सकती है, किसी भी कैमरे में कैद हो जाएगी तो हम लोग का नाम आ जाएगा, इसलिए कभी ये सर्विस रोड पकड़ते हैं, कभी जंगल का रास्ता चुनते हैं। ऐसे ऐसे करके बरेली पहुँच जाते हैं। अब जैसे बरेली पहुँचते हैं तो वहाँ फिर एक टोल टैक्स, उससे बचने के लिए ये दूसरे रास्ते को चुनते हैं, और संजोग से ये रास्ता जाके नदी पे अटका देता है इनको। अब जैसे ही अटक जाते हैं और कोई रास्ता इनको समझ नहीं आता, फ़ौरन उस गाड़ी को छोड़ देते हैं, वहाँ से ये भाग जाते हैं 7 तारीख को। भागने के बाद फिर से ये राका को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके कहते हैं कि काम करो, उस लाश को उस खेत से निकालो और किसी दूसरी जगह ठिकाने लगाओ, और मोबाइल अब ऑन करके छोड़ देना। इसके बाद अब जो लाश थी उसको राका दोबारा जाता है 3 दिन बाद, उसको निकालता है और मोबाइल को ऑन करके उसकी पॉकेट में डाल देता है। उसके बाद फिर पुलिस को खबर होती है कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। उसके बाद पुलिस आती है, डेड बॉडी पाती है। उसके बाद ही सारी मर्डर मिस्ट्री सुलझती है। तो लगभग 4 दिसंबर को ये मर्डर हुआ था, 4 से 5 के बीच में, और इस अगस्त महीने में अभी 2 दिन पहले या फिर शायद 1 ही दिन पहले ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी जैसा नायाब नमूना था,
जो भी अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ़ है। साथ ही जो मैंने कहा कि जो वजह बताई कि इसके भाई का कत्ल करवाया, अब चूँकि 1.5 साल पहले की बात है, तो अगर उसने कत्ल करवाया था तो शायद उसको सज़ा भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी भी मौत हो गई और पुलिस वालों के हाथ कोई सबूत भी नहीं लगा। इधर देवेंद्र का भी अंतिम संस्कार हो गया था तो पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट करवाया गया या करा गया, क्या था कुछ पता नहीं। लेकिन अजीब अजीब कहानियाँ हैं, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। कहाँ की घटना का तार कहाँ से जुड़ जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली और शायद एक सबक भी मिला कि अगर आप अनीति कर रहे हैं, किसी के घर की, किसी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, अगर शायद उसने आपको समझाया है तो शायद आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको एक मौका मिला सुधरने का और ऐसी चीज़ों से बचने का। लेकिन वो तो गीता में भी कहावत है कि हित वचन नहीं तुमने माना, तो शायद यही वजह हो जाती है और अंत में ये सारी चीज़ें होती। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।